मैं जितेंद्र गहलोत, आदर्श विद्या मंदिर, कक्ष नवमी, भाग 5, तत्व, यौगिक एवं मिश्रण। तत्व एक ही शुद्ध पदार्थ जिसे न तो साधारण पदार्थों में तोड़ा जा सकता है, न ही किसी ज्ञात भौतिक व रासायनिक क्रियाओं द्वारा दो या दो से अधिक साधारण पदार्थों में बदला जा सकता है, उन्हें तत्व कहा जा सकता है। जैसे लोहा, लोहे को तोड़ने पर भी उसके लोहे के टुकड़े होंगे, पर लोहे से कोई अन्य पदार्थ का निर्माण नहीं होगा। उसी प्रकार सोडियम के टुकड़े को तोड़ने पर सोडियम के ही छोटे छोटे टुकड़े बनेंगे, किसी नए पदार्थ का निर्माण नहीं हो सकता। ऐसे पदार्थ जो एक ही प्रकार के अणुओं या परमाणुओं से मिलकर बने होते हैं, अर्थात जो एक ही प्रकार के अणु या परमाणुओं से मिलकर बने होते हैं, उन्हें तत्व कहा जाता है। जैसे ओजोन गैस में भी ऑक्सीजन के 3 अणु होते हैं, इसलिए ऑक्सीजन के 2 अणु हैं, तो ऑक्सीजन व ओजोन दोनों ही एक तत्व है। यौगिक, जब 2 या 2 से अधिक तत्वों को एक निश्चित अनुपात में रासायनिक संयोजन द्वारा जोड़ा जाता है, तो इस प्रकार बने नए पदार्थ यौगिक कहलाते हैं। इन यौगिकों के गुण संयोजित तत्वों के गुणों से बिल्कुल अलग होते हैं, बिल्कुल भिन्न होते हैं। उदाहरण के तौर पर जल का निर्माण हाइड्रोजन व ऑक्सीजन तत्वों से मिलकर बना होता है, लेकिन हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन के सामान्य गुण, ये दोनों एक गैस है, जबकि जल एक द्रव है। वहीं हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन गैस सामान्य अवस्था में स्वादहीन, अर्थात उसे शरीर द्वारा ग्रहण सीधे नहीं किया जा रहा है, अर्थात जैसे हाइड्रोजन को हम सीधा ग्रहण नहीं कर सकते, ऑक्सीजन तो ग्रहण कर रहे हैं। वहीं जल हमारे शरीर की प्यास बुझाता है और वह सीधा हम शरीर द्वारा ग्रहण कर सकते हैं। अब है धातु, अधातु व उपधातु। धातु जैसे सोना, चांदी, लोहा आदि धातुएं हैं। वहीं ऑक्सीजन एक गैस है, फास्फोरस एक पदार्थ है। ऐसे पदार्थ अधातु कहलाते हैं। वहीं बोरॉन, सिलिकॉन, जर्मेनियम आदि ऐसे पदार्थ हैं जो समय के साथ अपने गुण बदल सकते हैं, परिस्थितियों के अनुसार अपने गुण बदलते हैं, अर्थात सामान्यतः तो यह अधातु के गुण प्रदर्शित करते हैं, लेकिन विशिष्ट परिस्थितियों में ये धातु के गुण भी प्रदर्शित करते हैं, इसलिए इन्हें उपधातु भी कहा जाता है। धातु सामान्यतः चमकदार होते हैं, जैसे कि सोना चमकता है, चांदी चमकती है। वहीं नया लाया हुआ, बिल्कुल आपने जब नया लाया है उस समय लोहे की परत भी चमकदार होती है। ये धातुएं आघातवर्धी होती है, अर्थात जब आप इसे अधिक तेज़ी से पीटते हैं, अर्थात इनके ऊपर भार देते हैं, तो ये धीरे धीरे पतली पतली चदरों में परिवर्तित हो जाती है। ये तन्य होने के कारण धातुओं को खींचकर पतले पतले लंबे तार बनाए जा सकते हैं। आप इसका अनुमान इससे भी लगा सकते हैं कि केवल 1 ग्राम सोने से 2 किलोमीटर लंबा तार खींचा जा सकता है। सोना सबसे तन्य धातु होती है, सोनेरस होती है, अर्थात इन धातुओं को जब किसी वस्तु से मारा जाता है तो ये ध्वनि उत्पन्न करती है, इनके कारण कंपन उत्पन्न होते हैं। ये ऊष्मा तथा विद्युत की सुचालक होती है। जैसे सोना, लोहा ये आदि ये विद्युत के सुचालक है। वहीं गर्मी में रखने पर, अर्थात ऊष्मा में रखने पर ये गर्म हो जाते हैं, अर्थात ये ऊष्मा के बीच सुचालक होते हैं। वहीं अधातुओं में कोई सी भी प्रकार की कोई चमक नहीं पाई जाती है। वहीं ये किसी भी प्रकार से आघातवर्धी नहीं होते, अर्थात इन्हें अधिक वजन देकर पीटने पर ये टूटकर छोटे छोटे टुकड़ों में विभक्त हो जाएंगे, अर्थात ये भंगुर प्रकृति के होते हैं। भंगुर यानी टूटकर छोटे छोटे कणों में बिखर जाते हैं। इनमें सोनेरस अर्थात कंपन उत्पन्न नहीं होते, लंबी ध्वनि उत्पन्न नहीं होती है। ये ऊष्मा या विद्युत के पूर्ण रूप से कुचालक होते हैं। इनमें केवल एकमात्र ग्रेफाइट
कार्बन का अपर रूप होता है वह एक मात्र ऐसी अधातु है जो विद्युत की सुचालक होती है। बाकी अन्य अधातुएं विद्युत की कुचालक होती है, उदाहरण ऑक्सीजन, फास्फोरस। वहीं ऐसे तत्व धातु और अधातु दोनों के ही गुण दर्शाते हैं, उन्हें उपधातु कहा जाता है। ये विशिष्ट परिस्थितियों में ही धातु के गुण प्रदर्शित करते हैं, वहीं सामान्य परिस्थितियों में अधातु के गुण प्रदर्शित करते हैं, उदाहरण बोरॉन, सिलिकॉन, जर्मेनियम। वहीं मिश्रण एवं यौगिक, जैसा कि इस अध्याय के प्रारंभ में हम पढ़ चुके हैं कि तत्व या यौगिक केवल मिश्रण बनाने के लिए मिलते हैं, अर्थात जब दो या दो से अधिक पदार्थों को बिना किसी निश्चित अनुपात, अर्थात जितने भी अपने पास उपस्थित है अपन डायरेक्ट मिला दें, उसमें किसी भी प्रकार का कोई अनुपात फिक्स नहीं है, तो ऐसे मिश्रण को हम मिश्रण कह सकते हैं। मिश्रण में कोई नया पदार्थ तो नहीं बनता, वहीं किसी नए पदार्थ का निर्माण नहीं होता और ये संगठन परिवर्तनीय होता है, अर्थात अलग अलग हो सकता है। जैसे आपने मिट्टी और नमक को मिला दिया, मिट्टी आप अधिक रख सकते हैं, नमक अलग रख सकते हैं, वे आपस में अभिक्रिया नहीं करते हैं, उनके बीच में किसी भी प्रकार की अभिक्रिया नहीं होती है। वहीं मिश्रण में उपस्थित घटक अपने गुणधर्मों को दर्शाते हैं। गुणधर्म, यहाँ पे गुणधर्म है, अपने गुणधर्म यानी अपने गुण। मिश्रण में उपस्थित घटक अपने गुणों को प्रदर्शित करते हैं, अपने गुणों को दर्शाते हैं, अपने गुण दर्शाते हैं। जैसे घटकों को भौतिक विधियों द्वारा सुगमता से अलग भी किया जा सकता है, जैसे लोहा है, गंधक का मिश्रण है, जैसे नमक है तो उसको पानी में घोलकर अलग किया जा सकता है, उसके अंदर लोहे का मिश्रण है तो चुंबक का उपयोग द्वारा उसे अलग किया जा सकता है। वहीं यौगिक, एक या एक पदार्थ क्रिया करके नए पदार्थ का निर्माण बनाता है। वहीं यौगिक स्थायी होते हैं, नए पदार्थ का संगठन सदैव स्थायी होता है। अपने द्रव्यमान के अनुसार एक निश्चित अनुपात में ही एक साथ मिलते हैं। नए पदार्थ के गुणधर्म पूरी तरह से भिन्न भिन्न होते हैं। घटकों को केवल रासायनिक या वैद्युत रासायनिक प्रक्रियाओं द्वारा ही अलग किया जा सकता है। जैसे सल्फर व लोहे को आपस में क्रिया करके जब सल्फाइड बनाया जाता है, आयरन सल्फाइड बनाया जाता है, तब उसको सामान्य विधि द्वारा अलग नहीं किया जा सकता। अर्थात यहाँ पर इन दोनों को मिक्स तो किया गया लेकिन इनकी अभिक्रिया नहीं करवाई गई, तो इसलिए इनको पृथक करना संभव था। लेकिन वहीं गंधक व लोहे को जब क्रिया करके आयरन सल्फाइड बना दिया गया, एक नया यौगिक बना दिया गया, तब इसे पृथक करना संभव नहीं होता है। वहीं वैज्ञानिकों के अनुसार यह अभिक्रियाओं में स्थिर अनुपात के नियम का पालन होता है, अर्थात रासायनिक यौगिक में द्रव्यमान के अनुसार सदैव समान अनुपात में परस्पर संयुक्त समान तत्वों का बना होता है। जैसे आप यहाँ देख सकते हैं कि दो जल के अणु बनाने के लिए दो हाइड्रोजन के कुल 4 अणु, मतलब 2 अणु यानी 4 परमाणु, हाइड्रोजन के 4 परमाणु, वहीं ऑक्सीजन के 2 अणु मिलकर जल के 2 अणु का निर्माण करते हैं, जल के 2 अणु का निर्माण करते हैं। अर्थात जल के प्रत्येक अणु में ऑक्सीजन से हाइड्रोजन का परमाणु अनुपात 2:1, वहीं भार का अनुपात 1:8, यानी हाइड्रोजन का भार 2 तो ऑक्सीजन का भार 16, तो यहाँ 2 और यहाँ 16, तो 2 का भाग 16 में जाएंगे तो 8 बार जाता है, तो इसलिए इसका अनुपात हो गया 1:8। वहीं दूसरे में इसमें द्रव्यमान संरक्षण का नियम का पालन होता है, अर्थात रासायनिक अभिक्रिया में न तो कोई नया पदार्थ बनता है न ही कोई पदार्थ नष्ट होता है। आप इसे ऐसे भी कह सकते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया में न तो नया द्रव्यमान का निर्माण होता है न ही इसे नष्ट किया जा सकता है। रासायनिक अभिक्रिया में न तो द्रव्यमान का निर्माण होता है न ही ये क्षय अर्थात नष्ट होता है। तीर के दोनों ही तरफ अर्थात अभिकारक यानी क्रिया करने वाले पदार्थ, वहीं उत्पाद यानी बनने वाले पदार्थ का कुल द्रव्यमान सदैव समान रहता है, अर्थात भार समान रहता है। जैसे आप यहाँ देख सकते हैं कार्बन का 1 अणु व हाइड्रोजन के 4 अणु हैं, उनमें
कार्बन का एक अणु बीच में व हाइड्रोजन के 4 अणु इस प्रकार 1 2 3 4 हाइड्रोजन के अणु इस प्रकार यहाँ मिले हुए हैं। वहीं ऑक्सीजन के 4 अणु यहाँ पे हैं, तो ऑक्सीजन के 4 अणु 1 2 3 और 4 यहाँ सम्मिलित है। तो इस प्रकार आगे की तरफ परमाणु व अणुओं की संख्या अभिक्रिया के बाद के परमाणुओं व अणुओं की संख्या के बराबर होती है, इसलिए इसे द्रव्यमान संरक्षण का नियम भी कहा जाता है। इसी के साथ आज का गृह कार्य तत्व किसे कहते हैं, यौगिक किसे कहते हैं, द्रव्यमान संरक्षण के नियम को समझाइए। वहीं अगला, थैंक यू फॉर लिसनिंग टू